Yes, students, now we are going to discuss our next topic, that is called the electromagnetic spectrum. Students, we have learned so many of the things about the electromagnetic, that how electric and magnetic field are related with each other and how they form each other. Changing magnetic flux give you electric field, and electric flux changing electric field give you a magnetic field, and it's a continuous chain process, so that they can move forward and they carry energy and momentum and radiation pressure, as we already talked about. Well, now after studying a lot, there is a large range of the spectrum of the electromagnetic waves. They have been classified on the basis of the frequencies, different frequencies, and their different wavelengths. All right, so we will tell you that how these different categories are categorized on the basis of their energy and frequency. Frequency जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी frequency कम होगी उतनी कम आपकी क्या होगा, एनर्जी होगा उस वेव का. Clear? So let me tell you, first start with the gamma ray. This gamma ray is having this frequency range. देखिए 5 into 10 power 20 hertz to 3 into 10 power 19 hertz. इस रेंज के बीच में जब आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना, उस केस में, और आपका ध्यान रखिए वेवलेंथ भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि सी जो है वो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फिक्स है आपका. C इक्वल्स टू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यदि आपका C फिक्स है तो डेफिनेटली एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज C इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा. मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यही मिलेगा 3 into 10 power 8. ठीक है, ध्यान रहना चाहिए ये चीज. तो न्यू इनटू लैम्डा. ऑलराइट, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका ये जो वेलोसिटी रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 power, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद. सो नाउ दिस स्टार्ट विद द गामा रे. दिस इज ranging from 5 into 10 power 20 to 3 into 10 power 19 in the hertz. ठीक है, और इसकी वैलेंस जो होती है दैट इज 6 into 10 power minus 15 to 1 into 10 power minus 10 तक लाई करती है, इस रेंज के बीच में लाई करती है. ऑलराइट, तो ये हमको मिलता कैसे है? द डिके ऑफ न्यूक्लियाई. जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने ही फिनोमेना होते हैं, जैसे न्यूक्लियर डिके ऑफ न्यूक्लियाई, फिशन जो होता है, आपने 10th क्लास में छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा फिशन का. ठीक है, और एनिहिलेशन, जब हम इसमें एक आगे जो हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि ये सब फिनोमेना कैसे होते हैं. हियर आप इतना समझिए कि ये सोर्सेस हैं और इनके कारण आपको ये वेव मिल रही है, दैट इज गामा रे. ऑलराइट, सो दिस इज डिटेक्टर. और डिटेक्टर कैसे, फिल्म इसमें डिफरेंट, क्योंकि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में फिनोमेना होते हैं जैसे गामा रेस को डिटेक्ट करना, तो इसमें स्पेसिफिक काइंड की फ्लोरोसेंट फिल्म्स बनती हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे. और जीएम ट्यूब, गैगर मोलर ट्यूब जो है, उसको हम इसमें डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं. यूज कहाँ होता है इसका? मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ द एनर्जी. सर इतनी ज्यादा एनर्जी है इसकी कि ये जनरली जो इसको यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में. लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये हेल्दी सेल्स को भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा. लिविंग सेल्स जो हमारी हेल्दी टिश्यूज है उसको, है ना, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. समटाइम्स क्या होता है कि ज्यादा गामा रेस के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहां पे आने वाली जनरेशंस जो थी वहां की, वो भी उसके कारण इन्फ्लुएंस होती है. वो जेनेटिक तौर पे भी इफेक्ट करता है. इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी होती है कि आने वाली जो जनरेशंस है वो भी इसके कारण सफर होती है. इसलिए बोलते हैं कि हाउ दिस न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक इज हाउ मच डेंजरस. ठीक है, कितना ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है. समझ गया? तो एक्सरेज की यदि हम बात करें, नाउ दिस रेंज जो यहां से यहां तक के बाद, इसके बाद जो है हमारी एक्सरे चालू हो जाती है. ठीक है, 3 into 10 power 19 के बाद इंटू से लेकर 1 into 10 power 16 ये फ्रीक्वेंसी रेंज है. ऑलराइट, सो वेवलेंथ इसकी क्या होनी चाहिए, 1 into 10 power minus 10, और इसकी क्या होगी वेवलेंथ, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा. ठीक है, 3 into 10 power minus 8. ऑलराइट, और कहां गया ये? ऑलराइट, सो दिस इज रेंज 3 into 10 power minus 19 से 1 into 10 power 16 तक. इस रेंज के बीच में आपको एक्सरेज मिलेंगे. ऑलराइट, सो द सडन रिटार्ड ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है कि जब एक मेटल का टारगेट में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, जनरली जो हम मेटल यूज करते हैं दैट हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए उसका, तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उसको बॉम्बार्डिंग करते हैं तो
देन वी गेट द एक्सरेज, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन आप इतना समझिए कि सडन रिटार्ड ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्डिंग किया जाता है किसी भी मेटल टारगेट पे। ऑलराइट, दिस इज एक्सरे फिल्म। आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह में जब किसी भी व्यक्ति का पैर का फ्रैक्चर हो जाता है, फिर हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें एक्सरे में एक एक्सरे फिल्म रहती है, उससे में पता चल जाता है कि यहाँ से टूटा हुआ है कि यहाँ से टूटा हुआ है, सब पता चल जाता है, ठीक है। तो एक फिल्म, एक्सरे फिल्म, स्पेशल टाइप की फिल्म रहती है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आपने एक्सरे की फिल्म देखा है, वैसे यहाँ पे भी अलग टाइप की फिल्म होती है, उसको अपन गामा रे भी यूज करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज क्या है, इमेजिंग डिफेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि डिफेक्ट्स वगैरह जैसे बॉडी में हो जाते हैं, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एक्सरेज को। लेकिन एक बात और समझिए कि डेंजरस भी है, क्योंकि यदि ज्यादा आप एक्सरेज को इसको हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, मतलब कि हार्ड एक्सरेज जिसको बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज डेंजरस एज वेल। हार्ड एक्सरेज जो होती हैं जनरली दे किल द लिविंग टिश्यूज, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो नाउ दिस इज अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट का जो रेंज होता है, जैसे ये खत्म होता है 1 × 10⁻16 और यहाँ जो वेवलेंथ है 3 × 10⁻�8, ये कहां से, मतलब ये देखिए आप, ये जो 8 × 10⁻14 और 8 × 10⁻7, इस रेंज तक आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से एनालाइज करिए आप कि इसकी रेंज कैसी है, और है ना, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकती है, कितना वेवलेंथ होती है। आप प्लीज इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आपको तो आना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज अल्ट्रावायलेट UV rays. Alright. Now this is source. The execution of atom and spark discharge lamps. Generally आपने देखा होगा वेल्डिंग करते समय, है ना, गॉगल्स वगैरह पहने रहते हैं जो वेल्डर्स वगैरह रहते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि that generates UV radiation. सन से भी UV रेडिएशन आती है। तो हम बोलते हैं कि जो ओजोन लेयर हमारी ओजोन लेयर है, वो क्या करती है, they save us from these UV radiations. Because it can cause the skin problems as well, है ना। तो इसके कारण UV रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस के कारण होता है वो सब चीजें, ठीक है। लेकिन इसके कुछ यूज भी हैं, जैसे बैक्टीरिया को किल वगैरह करने के लिए, जर्म्स इन द वाटर, है ना, इसको यूज किया जाता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ओजोन डिप्लेशन, दुनिया में जितने भी इस समय क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर्मी फेस कर रहा है ना, तो दैट इज बिकॉज द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए, है ना, इतना तेज से मूवमेंट चल रहा है। प्लीज ध्यान रखिए कि, है ना, कि UV रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस इफ योर ओजोन लेयर विल बी डिप्लीटेड। क्लियर? यदि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता जाएगा तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज it has also some good uses as well, है ना, कि जैसे जो प्योरीफायर्स वगैरह जो रहते हैं उसमें क्या करता है, लैंप्स, UV लैंप्स लगे रहते हैं, जिसकी जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स इन द वाटर को किल करता है। तो ये होता है, ठीक है। डेंजर ये है क्योंकि सनबर्न और स्किन कैंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो डिप्लेशन यदि ओजोन लेयर का हो गया, यदि वो हमको सेव नहीं कर पाया, तो उस केस में वी विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज आप ऐसी मतलब कि जो जनरली क्या करते हैं, कई लोग पॉलीथीन्स में आग लगा देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अनवांटेड काइंड ऑफ की गैसेस जनरेट करते हैं, मतलब कि बाय बर्निंग द थिंग्स। ऑलराइट, प्लीज स्टॉप दैट, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट। सो विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट उसका रेंज होता है 8 × 10⁻14, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ होता है 8 × 10⁻⁷, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा आपका वही, है ना, इसके रेंज के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो विजिबल लाइट जो एग्जीक्यूशन ऑफ एटम, स्पार्क एंड फ्लेम। अच्छा, आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, जो आप विबग्योर जिसको बोलते हैं, है ना, वायलेट, इंडिगो, ये वाली जो पूरी सीरीज है ना 7 कलर्स की, तो वो है ना, ऑरेंज और रेड, ये पूरा एक सीरीज है ना। ये किसका सीरीज है?
ये विजिबल जो रेंज होती है उसका जो लाइट स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमारे जो आई है वो विजिबल रेंज के सेंसिटिव होती है, उसके लिए इसलिए हम देख पाते हैं। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि इस विजिबल लाइट को सेंसिटिव, उनकी आंखें जो इसकी सेंसिटिव नहीं होती, बल्कि इंफ्रारेड रेस रिलेटेड सेंसिटिव होती है। जैसे क्योंकि जो मैं इंफ्रारेड की बात करूंगा तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द आईज, ठीक है, हर एक इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की डिफरेंट सेंसिटिविटीज होती हैं, ठीक है, आईज की। हमारी सेंसिटिविटी क्या है, ये इस रीजन में विक्योर 7 कलर्स जो होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस विजिबल लाइट, एग्जीक्यूशन ऑफ एटम, स्पार्क, फ्लेम्स वगैरह जो आपको दिखती हैं, है ना। आईज डिटेक्टर्स क्या है, आपने आई से देख पाते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी आप जनरली लाइट यूज कर रहे हो, है ना, व्हाइट लाइट, दिस ऑल आर द विजिबल लाइट, है ना, विजिबल रेंज में आती है, इसलिए आप देख पा रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। और सीइंग द फोटोग्राफी, आप फोटो अच्छे से खिंचवाते हो, है ना, तो फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है। इसका डेंजरस मतलब कि इसका कोई डेंजर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इंफ्रारेड रेज की यदि हम बात करें तो दैट लाइज इन द रीजन 4 × 10 की पावर 14। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑलराइट ये यहां तक है, तो इंफ्रारेड का जो इसके जस्ट विजिबल रेंज के बाद जो है इंफ्रारेड का नंबर आता है, तो ये 4 × 10 की पावर 14 से 1 × 10 की पावर 13 यहां तक इसका जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, ध्यान रखिएगा। और 8 × 10 की पावर -7 से मीटर में है वेवलेंथ, so 3 × 10 की पावर -5 मीटर। ऑलराइट, द एग्जीक्यूशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जनरली जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं जनरली इंफ्रारेड रेज जो उनके जो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली इंफ्रारेड रेज जनरली हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रेज जनरेट करती है। हर एक बॉडी एनिमल्स की क्या करती है, हीट, कोई भी बॉडी हीटेड बॉडी है तो वो जनरली इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए, है ना, आपके बहुत सारे यूजेस हैं इसके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड कैमरास उसमें लगे रहते हैं, है ना, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज है ना। तो सैटेलाइट्स में फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी इंफ्रारेड यूज वगैरह होता है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और ये डिटेक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स, ब्लैक थर्मोमीटर्स, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स वगैरह बनाए गए हैं जो कि इस इंफ्रारेड रीजन की जो रेज है उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। स्नेक इज हैज अ टेंडेंसी टू इट्स आई इज वेरी सेंसिटिव, मतलब कि जो स्नेक को जो होता है, सांप को जो होता है, उसकी जो आई होती है बहुत सेंसिटिव होती है, दैट इज सेंसिटिव टू द इंफ्रारेड रेज। सो इंसेक्ट्स वगैरह को जो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं इंफ्रारेड रेज, उनको क्या वो इजीली कैच कर पाता है, उनको वो खा सकता है, ठीक है। सो रिमोट कंट्रोल और मैजिक, बहुत इसके बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेंजर क्या है, बर्निंग वगैरह, क्योंकि बर्निंग हो सकती है इसमें, आप जल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। और जो हीट को यदि प्रॉपर्ली डिफाइन करें और हीट को यदि हम सेपरेटली देखें तो इसका जो 3 × 10 की पावर 9 और फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी, और इसका जो वेवलेंथ है 1 × 10 की पावर -1 मीटर, है ना। हॉट बॉडीज जनरली जो होती हैं वो ये एमिट करती हैं। और स्किन जो है, हमारी जो स्किन है, थर्मोमीटर, ये सब क्या है, इसके डिटेक्टर्स हैं। इनको आप जनरली अपने हाथ से कोई चीज टच करते हो, आपको पता चल जाता है हीट है कि नहीं है। थर्मोमीटर यूज करते हैं, आप गए होंगे डॉक्टर्स के पास जब आपको बुखार हुआ होगा, है ना, तो वहां पे आपने थर्मोमीटर से चेक कराया होगा कि इतने फ़ारेनहाइट है आपका टेम्परेचर, या फिर इतने डिग्री सेल्सियस है, व्हाटएवर सो ऑन। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज रीड इट। यूज क्या है, कुकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इसका, और बर्निंग हो सकती है इससे, है ना। तो ध्यान रखिए, माइक्रोवेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम। दिस इज माइक्रोवेव का 3 × 10 की पावर 11 to 1 × 10 की पावर 8, है ना। यहां तक की जो रेंज है आपकी, जो हीट तक की जो ऊपर की बात है, वहां तक इंसान का कोई बस नहीं है कि वो उसको जनरेट कर सके, ठीक है। ये नेचुरल फिनोमेना है, बट ये माइक्रोवेव्स के बाद जो है, अभी मैं आगे भी और चीजें बताऊंगा जो कि ह्यूमन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स जो आज हम हर जगह कम्युनिकेशंस, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है ना, कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव्स, है ना। तो ये इसका जो
1 into 10 power 8, 3 into 10 power 11, इतनी रेंज में जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज की रेंज में वो आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ जो है 1 into 10 power minus 3 to 3 into 10 power minus 1, this is the meter, alright? So please understand it. Oscillating current in the vacuum tube that can generate such kind of microwaves. Oscillating current in करंट का मैंने बहुत सारी चीजें बता चुका है ऑलरेडी। एसी करंट जो चेंजिंग करंट होता है, और यदि वैक्यूम में ट्यूब में यदि वो ऑसिलेट कर रहा है तो दैट जनरेट्स माइक्रोवेव्स। ऑलराइट, सो दिस इज एंटीना एलसीआर सर्किट, है ना, एंटीना वगैरह जो लगे रहते हैं, दैट दैट वेयर वी हैव दीस माइक्रोवेव्स। एलसीआर सर्किट जहां पे एलसीआर सर्किट पढ़ा है ना एसी करंट में, प्लीज देखिए उसको, एलसीआर सर्किट कैसे वो जनरेट करता है, समझ में आ जाएगा आपको पूरा सिस्टम, ठीक है। यूज कम्युनिकेशन, हीटिंग, वाटर एंड फूड, है ना। जब माइक्रोवेव ओवन को देखा होगा कि बढ़िया एकदम कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें वाटर कंटेंट है, तो जब आप माइक्रोवेव से एक्सपोज करते हो उसको तो दैट बिकम्स वो पक जाता है। ऐसा क्यों होता है वहां पे? क्योंकि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वाटर की, दैट मैचेस विद दिस माइक्रोवेव। हम इस तरीके से सेट करेंगे माइक्रोवेव जो ओवन है, उस जो माइक्रोवेव ट्रांसफर होगी, उस जो एनर्जी जो उसके पास है वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वाटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। तो दैट विल that energy of the microwave will give energy to the atoms and will create the kinetic energy of the water, है ना। water molecules में kinetic energy, जो water के जो molecules है उसमें kinetic energy आ जाएगी because of the energy transferred from the microwave, ठीक है। so that really इतनी ज्यादा kinetic energy होती है कि इतना गर्म हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पक जाता है। तो ऐसे ही आपका उसमें आपने देखा होगा, तो वो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में अच्छे से पक जाते हैं चीजें, ऐसा क्योंकि वाटर कंटेंट है उसमें, और हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी दे देता है किसको, वाटर के मॉलिक्यूल से, कि वो इतना हीट जनरेट हो जाता है कि वो ऑलरेडी पक जाता है। क्लियर? लेकिन द बॉडी शुड कंटेन वाटर इन दैट केस। सो नेट एक चीज समझ में आ गया कि वाटर और फूड कैसे पकता है, जिसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। और हीटिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं आप, है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो। बर्निंग इफ यदि कंसेंट्रेटेड, अब जैसे सपोज करिए कोई भी चीज को आप एक लिमिट के बाद ज्यादा आप उसको कंटिन्यूअसली हीट दोगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करोगे तो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेंट्रेटेड यदि होगा आपका माइक्रोवेव तो दैट कैन कॉज द बर्न। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि बहुत सारे इसके यूजेस हैं, है ना। स्पेशली माइक्रोवेव जो हम यूज कर रहे हैं आज, कम्युनिकेशन पूरा एक जो नेटवर्क बिछा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव। समझ में आ रहा है आपको? तो माइक्रोवेव ओवन को आप समझ में आ गया कि कैसे वो काम करता है ना। प्लीज रीड द बुक मोर थॉरली सो दैट यू विल हैव मोर ग्रास्प ओवर दिस। आई हैव समराइज्ड ऑल दीस थिंग्स। आप में बुक में देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंस से ज्यादा नहीं दिया है। आई हैव एडेड ऑल दिस सो दैट यू कैन learn more and more things, ठीक है। Students, now this is last wave, that is radio waves, and these radio waves have the frequency range from 3 into 10 power 9 hertz to 3 into 10 power 4, all right, 3 into 10 power 4 hertz. So this range and of frequency and the wavelength is range has 1 into 10 power minus 1 to 10 power 4. इस range में जो हमको waves मिलेंगे that will be termed as radio waves. So सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। क्या होता है कि एलसी सर्किट में क्या होता है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस होता है इन कंडक्टिंग वायर्स। हमने क्या कर रहा था, एक्सेलरेटेड मोशन समझाया था इसके पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, उनके चेंज होने के कारण, ठीक है। तो एलसी सर्किट में ऑसिलेशंस होते हैं चार्जेस का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहां पे क्या मिलेगा, कंडक्टिव वायर से एक्सेलरेटेड मोशन होने के चार्जेस के कारण आपको यहाँ पे मिलेगा रेडियो वेव्स। क्लियर? तो इसमें क्या है, कैसे इसमें डिटेक्ट कर पाओगे आप, तो इलेक्ट्रॉनिक एलसीआर सर्किट होता है उसमें आप इसको डिटेक्ट किया जाता है इसको। और कम्युनिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज क्या है इसका। जो टीवी वेव्स आज जो आप यूज करते हो, है ना, टीवी वगैरह चलती है, रेंज उसकी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज, मतलब 54 into 10 के पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। सो इसके बीच में है 10 पावर 9 से 4 के बीच में, सो और 890 मेगाहर्ट्ज के बीच में।
तो ये टीवी जो वेव्स की रेंज है ये है आपके सामने दिख रही है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। दो एफएम रेडियो बैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। जो एफएम रेडियो की जो बैंड होती है उसकी अगर बात करें तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है जो आप एफएम रेडियो सुनते हो। आप सेलुलर फोन्स जो हम लोग यूज करते हैं रेडियो वेव्स से ही आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो टू ट्रांसमिट द वॉइस कम्युनिकेशन in ultra high frequency band. There is ultra high frequency band in this radio wave which is there and the cellular phones जो हम बात कर पाते हैं that is because of these ultra high frequency radio waves। ठीक है, तो this is very important and इसका danger है लेकिन they are safe unless very highly concentrated। जब ये बहुत ज़्यादा concentrated हो जाते हैं तो उस केस में आपको highly dangerous हो सकते हैं ये। Otherwise, it is very, be very useful for the communication and the TV signals. All right, students. Now this is the problem. The light over the energy flux of the 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface. Which surface? Non-reflecting surface. Let me tell you, at a normal incidence, if the surface has an area of 20 centimeter square, let's this suppose ये जो हमारा palm दिख रहा है, that is a surface and that has an area of 20 centimeter square. Let us suppose that. And the energy flux is 18 watt per centimeter square is falling on this and we have given exerted on surface during a 30 minutes time span। 30 minutes के लिए इसमें पड़ रहा है तो I want to find out the force acting on my palm। कितना इस non reflecting surface में आपका एनर्जी कितना फोर्स लग रहा है ना। तो आप सबसे पहले देखिए टोटल एनर्जी निकाल लो। एनर्जी फॉलिंग on the non-reflecting surface निकालना चाहते हैं तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, that this energy this watt per centimeter square multiplied by this 20 centimeter। इतना एरिया था अपना कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो आप क्या करोगे इसको, और एनर्जी की जो यूनिट होती है SI यूनिट में क्या होता है, जूल। ठीक है, तो U आप इसको मल्टीप्लाई करो 18 टू 36 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा इंटू 18। ओके हाँ, अब 36 को 18 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8 6 48, 8 3 24 28। ठीक है, 648 है ना। 648 इंटू 10 की पावर 3 which is equals to 6.48 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इतना आ गया। आपको रेडिएशन प्रेशर का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद आया कुछ, that is P is equals to U by C। U क्या आया 6.48 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, डिवाइड बाय C 3 इंटू 10 की पावर 8। इतना क्लियर। तो आपको निकालते आना चाहिए इसको। तो you will divide this and this will go up 6.48 divided by this 3 into 10 की पावर minus 3। क्लियर। तो आपको एक चीज पता है इसको क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको तो ये पता है ना, इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, दैट्स इज लाइक दिस। सो यदि आप 3 2 जा 6 करो, 3 1 जा 3 9 जा, ठीक है, दैट विल बी 2.19 into 10 की पावर minus 3 किलोग्राम ओके मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वैल्यू ऑफ P प्रेशर। और आपको फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से पता है। फोर्स क्या होता है, F equals to P divided by T। This is रेडिएशन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो प्रेशर आपका निकल गया कितना, 2 into 10 की पावर 2.1 into 10 की पावर minus 3, ठीक है, 2.19 into 10 की पावर minus 3 डिवाइडेड बाय T। T कितना था आपका 30 मिनट, 30 into
30 इंटू 60 हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो 2.19 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18, राइट, और इंटू 10 स्क्वायर। क्लियर इतना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि इसको मैं क्या करूं, इसमें यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, यहाँ पे यदि मैं पॉइंट लगाऊं तो यहाँ पे कितने स्क्वायर बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएगा। ये इतना तो आपको आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ 0.18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर या 10 4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिए। ओके, सो नाउ लेट अस डिवाइड इट। When 2.19 divided by 0.18, what will you get? Into 10 के पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, that will be in the Newton. Look at that, this force value 10 के पावर -7 ऑर्डर है, बहुत कम है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो, ये हटा दो, इसको पॉइंट को हटा दो, तो यहाँ जाएगा 219 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन। डिवाइड करो इसको, 8 1 सा कितना आया, 3 बचा, 8 2 सा, है ना, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, है ना, 8 1 सा, यहाँ पे 3 बचा, इधर गया 39 है ना, 8 2 सा 36, ठीक है, 8 2 सा 36, कितना आया, 3 आया। ओके, पॉइंट लगाओ, अब यहाँ पे 0 उतारो, 8 1 सा, है ना, फिर यहाँ कितना बचेगा, 18, ये 18 को माइनस कर दो, कितना बचा, 12। तो ये इस तरीके से 18 का ऐसा टेबल पढ़ो कि कितना है, 120 है ना, 120। ओके, हाँ, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको 219 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन इस तरीके से लिख सकते हो। व्हेन यू विल डिवाइड इट एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यू विल व्हेन यू विल राइट इट इन दिस टर्म्स, digit this decimal after one value, this will be given as this value and it becomes 10 to the -8 न्यूटन। अब इसका टेबल आप पढ़ते रहना और आंसर निकालना, ठीक है। थैंक यू।